दोस्तों से कर्ज़े लिए, एक इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट ले लिया। एक रूम में हम सोते थे, 2 रूम्स में ऑफिस बनाया। बस उधर से स्टार्ट किया। इनिशियली हम फ्रीलांसिंग ही कर रहे थे, तब एलायंस ओडेस्क हुआ करते थे। और मुझे माँ बाप, मैं क्योंकि पढ़ने में तेज़ था तो माँ बाप ने मुझे डाल दिया कि ये बच्चा हमारी गुर्बत दूर करेगा। और मुझे तो पता ही नहीं है कि अब इंडस्ट्री में मेरी खपत क्या है, मैं पढ़ूँ। मेरे टीचर्स को भी नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो तालीमी यहाँ पे हमारा मियाँ है। हमारी कम्युनिटी में या गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन पे एक फोकस रहता है। पेरेंट्स का, कम्युनिटी का एक प्रेशर रहता है कि बच्चा बढ़ रहा है तो स्कूल ज़रूर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो एक सोशल प्रेशर रहता है कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है। फिर 5th क्लास के बाद फिर कुछ बच्चे मैं खुद देखता हूँ अपने जो क्लास फेलोज़, शायद 2-3 ही है जो हम आगे तक आ गए या मैट्रिक पास के एफएससी के यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए। मोस्टली सारे गांव में ही कंप्लीट नहीं कर पाए एजुकेशन। वो डिफरेंट वजूहत हो सकते हैं, किसी के तो मोटिवेशनल भी हो सकता है, साथ साथ में उसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ फाइनेंशियल रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। फिर जाहिर बात है इस्लामाबाद में आते हैं तो हम फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो अपने चैलेंजेस होते हैं। फाइनेंशियल के अलावा भी यहाँ पे हॉस्टल्स अच्छे नहीं मिलना, अच्छे कॉलेजेस को ढूंढना। मैं तब बात कर रहा हूँ तब हमारे पास इंटरनेट ऑप्शंस नहीं थे, मोबाइल ऑप्शंस भी नहीं थे। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अब भी तकरीबन वही है। एफएससी करने के बाद हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि या एक मोटिवेशन भी होता है। जिस तरह मेरा बैकग्राउंड भी एक फ़ौजी बैकग्राउंड है, मतलब मेरे वालिद भी फ़ौज से रिटायर्ड हैं, मेरे दादा भी फ़ौज से रिटायर्ड थे, तो उनके भी एक्सपेक्टेशंस यही थे कि बच्चा अच्छा है तो कमीशन फ़ौज में चला जाएगा। वो मुझे पता नहीं था कि कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, मैंने सिविल बननी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर तो जहन में नहीं था मेरे। जहाँ मैं रह रहा था एक दोस्त के साथ, हमारे पास एक दिन गेस्ट आया था, वो भी चित्राल का ही था, दोस्त था, उसके उनके जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि एफएससी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग कर लो। तो मुझे भी गाइड किया कि आप ये प्रोसेस है, आप ट्राई करो। तो उससे बस जहन में पड़ गया कि यार मैंने चलो इंजीनियरिंग भी कर लेता हूँ, ट्राई कर लूँगा। लेकिन वही फोकस मेरा आर्मी ही था। जाके भी मैं क्लियर नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम वहाँ जाके मैंने क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर जाके अपना लॉगिन किया कि ये कंप्यूटर होता है। आमतौर पर जब बच्चे निकलते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि अब हमें कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए। एंड यू ऑप्टेड फॉर सम काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ योर ओन। कहीं भी कोई चीज़ हो गया तो जाना, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, वो 6 महीने में वो सारी चीज़ें मेरी बहुत बंद हो गई थी। तो एक किस्म का एक फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। तो अगर मैं एक सीएस का बच्चा हूँ, मैं बायोटेक का बच्चा हूँ, मैं अपना एफआईपी मुझे करना है, तो यू स्टार्ट मुझे जो है वो क्या असिस्टेंस देगा? हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को बहुत बहुत आदाब। दोस्तों, हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। उनमें से एक मसला ये है कि एकेडेमिया में जो बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में जाना है तो उनका क्या अंजाम होगा, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और हम जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हमें हमारा मतलूबा टैलेंट नहीं मिलता। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को समझने के लिए हमने एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। उसको हम कहते हैं यू टॉक एट यू एक्सेल। यू टॉक का मतलब ये है कि हम लोग एकेडेमिया से उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सुनेंगे। हम लोग इंडस्ट्री से उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि मिलजुल के जो है एक बेहतर प्रोडक्ट्स बनाई जाएं, बेहतर फ्यूचर बिल्ड किया जाए, और एक वैल्यू ऐड किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाएं, वैल्यू ऐड किस्म के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स किए जाएं, रिसर्च किए जाए। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपना पहला जो है वो एक टॉक हमने स्टार्ट की है विद शान भाई। शान भाई जो हैं वो यूएक्सएल के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। तो हम यूएक्सएल के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ 2 जुमले जानने चाहेंगे कि यूएक्सएल क्या है, और उसके बाद फिर हम शान भाई की स्टोरी सुनेंगे कि यूएक्सएल कैसे बनाई गई और उनका वो सफ़र क्या रहा। तो शान भाई, ऑन टू यू सर। यूएक्सएल क्या चीज़ है? थैंक यू फहद। यूएक्सएल, आप कह सकते हैं कि अगर 10 साल पहले का यूएक्सएल कहें तो अब एक आईटी सर्विसेज कंपनी था। अगर आप आज की बात करें तो यूएक्सएल स्पेसिफिक होकर हेल्थ केयर आईटी में काम कर रहा है और प्रिसीजन हेल्थ केयर टेक में काम कर रहा है। तो स्टार्टेड यूएक्सएल मतलब हमने 2012 में एक दोस्त के साथ मैंने स्टार्ट किया था। साथ साथ कुछ अरसे चला, फिर दोस्त अपने अपने प्रायोरिटीज़ थे, वो मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन मैंने यूएक्सएल को आज तक कंटिन्यू रखा।
इस दौरान इनिशियली हम ज़्यादातर सर्विस ओरिएंटेड कंपनी थे, लोकल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते थे, साथ साथ में हम कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे अपने। वो प्रोडक्ट्स भी पिछले 10 साल में बनते गए, तो अभी हम एक प्रोडक्ट प्लस R&D कंपनी आप कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पस मंज़र क्या है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी तालीम कहाँ से है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको बता सकें। श्योर। इस प्लेटफॉर्म से पहले मेरे काफ़ी स्टोरीज़ मेरे ख़्याल में इस पे बात हुई हैं काफ़ी, शायद गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को या इकोसिस्टम में सबको स्टोरी पता है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से। इस्लामाबाद पिछले तकरीबन 18-20 सालों से इस्लामाबाद में हूँ और गिलगित बल्तिस्तान आना जाना होता है। जो इस्लामाबाद जो UXL है इस्लामाबाद बेस्ड हमारा हेडक्वार्टर है, लेकिन हमारा ऑफिस गिलगित में भी है। साथ साथ में गिलगित में भी हमारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें मैं कहूँ कि जिसका हम बहुत प्राउडली जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिस तरह हमारा यू कनेक्ट है, साथ साथ में रिसेंटली लास्ट ईयर हमने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, STA टेक्नोलॉजी हब। तो आप कह सकते हैं पिछले 15 सालों से मैं ज़्यादातर टेक, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, फेलियर्स, इन चीज़ों पे ही गुजर रही है। तो गिलगित बल्तिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? अगर आप थोड़ा सा कोई अपनी स्कूलिंग के बारे में बता सकें, कॉलेज के बारे में बता सकें, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसने आपको इनेबल किया कि आप ये सब कुछ कर सके, उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। अच्छा, बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में मेरी पैदाइश धन्योर में है। गिलगित सिटी छोटा सा टाउन है, लेकिन मेरे दादा जो हैं वो माइग्रेटेड हैं। फंडर वैली एक खूबसूरत वैली है गिलगित में, ज़िला गज़र में। तो बेसिकली हम वहाँ के हैं, लेकिन हम माइग्रेटेड हैं गिलगित सिटी धन्योर में। इनिशियल एजुकेशन मेरे धन्योर में ही हुई है और खान डायमंड जुबली स्कूल से मेरी स्टार्टिंग हो गई। मोहम्मदाबाद स्पेसिफिक हो जाए तो फिर मैंने शाहीन स्कूल से हाई सेकेंडरी किया। फिर APS गिलगित से पढ़ा। वहाँ के बाद फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया कॉलेज के लिए, MCBG 10-4। फिर 2006 में मैं ग़ुलाम ईसा ख़ान यूनिवर्सिटी चला गया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने। जिस तरह आपने बात की, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। कोई गाइडेंस भी नहीं थी उस टाइम, बस एडमिशन मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गया तो फिर चला गया। तो वही जर्नी उसी तरह साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करते गए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मेरे ख़्याल में 6 महीने बाद हमने UXL स्टार्ट किया था। तो अगर मैं समझ सका हूँ तो आपका जो सफ़र है वो एक बहुत छोटे से कस्बे से और एक इंतहाई अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से जो है वो शुरू होता है, और वो ग़ुलाम ईसा ख़ान यूनिवर्सिटी पे जाके जो है वो ख़त्म तो मेरा नहीं ख्याल वो होता है, बट ये कि वो एक बड़ा आपका जो था एक माइलस्टोन है लाइफ के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि टैलेंट, तो इसका मतलब है कि अगर आपने UXL खड़ा कर दिया तो इसका मतलब है GB में बहुत टैलेंट है वहाँ के नौजवानों में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आपको लगता है कि इस्लामाबाद आप जब आए हैं तो उसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और यही अगर आप ग़ुलाम ईसा ख़ान यूनिवर्सिटी ना जाते, आप काराकोरम यूनिवर्सिटी होते, या अगर आपको ये एक्सपोजर ना मिलता इस्लामाबाद का फेडरल कैपिटल का, तो शायद आप वो कुछ ना अचीव कर सकते जो आपने अचीव किया है। तो आप तालीमी जो एक मौक़े हैं और जो एक अपॉर्चुनिटीज़ का जो एक गैप है बिटवीन GBC एंड फेडरल कैपिटल, वो तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता ही आता है। क्वालिटी में भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और एक इंस्टीट्यूशंस पे भी अगर हम बात करें तो तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, या आपका क्या एक थोड़ा सा इसमें एक इनपुट है? अच्छा फहद भाई, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का एक निज़ाम जो है जहाँ पे एक सरकारी स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यह खुशकिस्मती है कि हमारे पास आगा खान एजुकेशन सर्विसेज के कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो मेरी स्टार्टिंग आगा खान एजुकेशन सर्विस के एक स्कूल से हुआ है, जिसको हम डायमंड जुबली स्कूल्स कहते हैं। वो बच्चों को 5th क्लास तक मेल्स को एजुकेशन हमें मिलती है। वहाँ आपका बेस बेहतर होता है। इसी तरह मेरा बेस उधर से अच्छा हुआ। बेस से मुराद आपकी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, हाँ, तालीमी आप कह मेयार बेहतर सकते है। हैं कि मैं बात करूँगा अर्ली, जब मैंने स्टार्ट किया लेट 90s या अर्ली 90s में स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हो गई। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जिस तरह आज है वो तो नहीं है, ज़ाहिरी बात है। वो भी उर्दू मीडियम स्कूल्स थे, एक ही हमारा सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश ही होता था, बाकी सारा उर्दू में ही पढ़ा हमने। लेकिन एक
कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में या गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन पे एक फोकस रहता है। पेरेंट्स का, कम्युनिटी का एक प्रेशर रहता है कि बच्चा बढ़ रहा है तो स्कूल ज़रूर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो एक सोशल प्रेशर रहता है कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो हमारे मोस्टली यही होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और 5th क्लास तक तो मोस्टली जाते हैं। फिर 5th क्लास के बाद फिर कुछ बच्चे मैं खुद देखता हूँ अपने जो क्लास फेलोज़, शायद 2-3 ही है जो हम आगे तक आ गए या मैट्रिक पास के, एफएससी के, यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए। मोस्टली सारे गांव में ही कंप्लीट नहीं कर पाए एजुकेशन। वो डिफरेंट वजूहत हो सकते हैं किसी के, एक तो मोटिवेशनल भी हो सकता है, साथ साथ में उसके बाद एक कह सकते हैं जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। तो वो इश्यूज़ जिसकी वजह से होते हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में अभी तो यूनिवर्सिटी भी है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ अर्ली 2000 में, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी तो नहीं थी मेरे ख्याल में उस टाइम, क्या बाद में बनी है। तो यूनिवर्सिटी का तो ऑप्शन ही नहीं था। स्टिल आज भी हमारे पास कोई मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है स्पेसिफिक हो जाए, तो हमें वहाँ से बाहर निकलना ही पड़ता है। मेरा जो रीज़न था, एपीएस गिलगित का अच्छा स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल भी है, हमारे कॉलेज है वो भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कंपेयर करूँ इवन इस्लामाबाद के साथ, गिलगित बल्तिस्तान में स्कूलिंग और कॉलेज लेवल तक बेस्ट एजुकेशन में प्रोवाइडेड कि आप खान हॉस्पिटल अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी, और प्राइवेट भी है और दूसरे भी। अच्छा, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। एक माहौल है, कंपटीशन है, टीचर्स अच्छे हैं और एक एनालिटिकल स्किल्स पे काम होता है। स्पेशली तो अभी बहुत ज़्यादा होता है और मोस्टली इंग्लिश मीडियम भी हो गए हैं अभी। तो जो मैं अपना बता रहा था, मेरे इस्लामाबाद मूव होने का एक वजह, सन 2000 में गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है सेक्टेरियन वायलेंस होते रहते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। मतलब वो हम अभी जाकर रिफ्लेक्ट करते हैं तो अभी हमें पता चलता है कि वो आपके पर्सनैलिटी में किस तरह वो अभी तक बस में रोक के शनाख्ती कार्ड देके जाते थे और वो सब कुछ। हाँ, वो स्टोरीज तो सबने देखी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी तरह गिलगित में जब मैं एपीएस में पढ़ रहा था, तो जब मैंने एक चीज़ देखी, उन दिनों बहुत सारे गिलगित में प्रोटेस्ट हो रहे थे और स्कूल में भी मतलब बहुत डिस्टर्बेंस था, मोस्टली छुट्टियाँ ही होती थी। तो लेकिन मैंने एक माइंड बनाया था कि मैंने, मार्क्स मेरे अच्छे आते थे हमेशा से, अच्छे हमेशा तो नहीं आते थे, 5th के बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो क्लास में टॉपर ही होता था मोस्टली मैं 8 तक। 9 मैट्रिक में भी मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो मैं चाह रहा था कि मेरे पास ऑप्शन थे, एपीएस दोबारा था और हाई सेकेंडरी भी था। मैंने वहाँ के जो माहौल था और जो एक डिस्टर्बेंस थी सेक्टेरियन वायलेंस की, उसमें कह सकते हैं आप, तो उससे बचने के लिए मैं इस्लामाबाद मूव हो गया था। फिर ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में आते हैं तो हम फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो अपने चैलेंजेस होते हैं। फाइनेंशियल के अलावा भी यहाँ पे हॉस्टल्स अच्छे नहीं मिलना, अच्छे कॉलेजेस को ढूंढना। मैं तब बात कर रहा हूँ तब हमारे पास इंटरनेट ऑप्शंस नहीं थे, मोबाइल ऑप्शंस भी नहीं थे। तो तब मैं आया था, तो यहाँ पे एक दूसरे से पूछ के ही, मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में तकरीबन एक हफ़्ता पूरा पैदल चल रहा था, डिफरेंट कॉलेजेस में विज़िट कर रहा था कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है। थे ज़ाहिर बात है वो IMCB से थे, गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, वहीं को मैं टारगेट कर रहा था मैं। तो पैदल घूम के मेरे ख्याल में एक हफ़्ते मैंने कॉलेजेस को ढूंढा था। फिर एक में मुझे एडमिशन मिल गया था। There was no one to guide you कि कहाँ जाना है, नहीं, क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये मुझे पता था कि मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन था। मेडिकल में मैंने जाना अच्छा था लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा था उसमें जर्नी बहुत लॉन्ग थी। मुझे पता था कि डॉक्टर 5 साल बाद बनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। तो मुझे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अब भी तकरीबन वही है, एफएससी करने के बाद हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि या एक मोटिवेशन भी होता है। जिस तरह मेरा बैकग्राउंड भी एक फ़ौजी बैकग्राउंड है, मतलब मेरे वालिद भी फ़ौज से रिटायर्ड हैं, मेरे दादा भी फ़ौज से रिटायर्ड थे, तो उनके भी एक्सपेक्टेशंस यही थे कि बच्चा अच्छा है तो कमीशन फ़ौज में चला जाएगा। ज़ाहिर बात तो मेरे जहन में डाल दिया गया था। तो मेरे भी जहन में ये था कि मैं एफएससी अच्छा करूँगा और डायरेक्ट शॉर्टकट था मेरे लिए एक कि मैं फ़ौज में चला जाऊँगा और कंट्रीब्यूट करूँगा फैमिली के लिए। तो वही चीज़ थी। इस्लामाबाद आके मैंने जहन में तो यही था कि मैंने नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद ISSB के लिए जाना है, फ़ौज में जाना है। लेकिन यहाँ आके फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज 2 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। यहाँ और भी एक्सप्लोर, हॉस्टल्स में दोस्त मिले, नए दोस्त बनाए
वो चीज़ें एक्सपीरियंस की। फिर उसी दौरान फिर पता चला कि इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ होती है जो कोई प्रोफेशनल कर सकते हो, एज ए प्रोफेशन ले सकते हो आप। वो मुझे पता नहीं था कि कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। मैंने सिविल बननी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर तो जहन में नहीं था मेरे। तो एक कहते हैं कि अगर कोई डेस्टिनी कहते हैं, जो जहाँ मैं रह रहा था एक दोस्त के साथ, हमारे पास एक दिन गेस्ट आया था, वो भी चित्राल का ही था, दोस्त था, उनके जानने वाले थे। वो हमारे पास गेस्ट आए थे, वो हाई से उधर जायके में पढ़ रहे थे उन दिनों, हमारे सीनियर, बाद में अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि एफएससी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग कर लो, और जायके से कर लो, अच्छा है, स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं। तो उसने बताया था कि उन्होंने भी स्कॉलरशिप, वो भी स्कॉलरशिप पे कर रहे थे, तो मुझे भी गाइड किया कि आप ये प्रोसेस है, आप ट्राई करो। तो उससे बस जहन में पड़ गया कि यार मैंने चलो इंजीनियरिंग भी कर लेता हूँ, ट्राई कर लूँगा। लेकिन वही फोकस मेरा आर्मी ही था। तो खुशकिस्मती से आप कहें कि आर्मी में या इसमें में रिजेक्ट हो गया, नॉन रिकमेंड हो गया। सो लकी। तो उसके साथ साथ उन्हीं दिनों मेरा एडमिशन JK में भी हो गया था, और एक स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। तो उसके से बेहतर फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन चैलेंजेस थे उसमें भी। जाके भी मैं क्लियर नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम वहाँ जाके मैंने क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर जाके अपना लॉगिन किया कि ये कंप्यूटर होता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी? क्योंकि इंजीनियरिंग तो फिर वैसे जैसे हम लोग एफएससी करके आते हैं तो एक बहुत डिफरेंट तरह का कल्चर मिलता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सेमेस्टर सिस्टम होता है, सबसे पहले तो समझ नहीं आती कि ये क्या है, जीपीए क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है, आपके सेशनल्स क्या होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे आपने जो है वो एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? वो फिर एक अलग किस्म का आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, एक कल्चरल शौक ही कहते हैं हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि JK में मोस्टली एक किस्म के पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सारे A लेवल्स O लेवल्स बैकग्राउंड होता है उनका। उनके जो सबसे पहले तो उनके इंग्लिश से हम इम्प्रेस होते थे। उनका कॉन्फिडेंस जो होता था वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि उस टाइम हमारे पास वो कॉन्फिडेंस हो। तो उस हिसाब से देखें तो उसमें साइकोलॉजिकली भी हम टफ भी था हमारे लिए, क्योंकि और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उस लेवल पे आने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था। इवन सिंपल चीज़ों के लिए उनके जो हमारे दोस्त थे उनकी सारी बात, अपने पास लैपटॉप्स थे, पहले एक्सपीरियंस किया हुआ था चीज़ों को, घरों में देखा था हमने, ना नेट देखा था, ना इंटरनेट क्या कहते लैपटॉप्स देखे थे, ना हमने सिस्टम्स देखे थे। तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे फिर एक एक्सपोजर मिल गया हमें डायरेक्टली, कि मतलब दुनिया कहाँ जा रही है और किस तरह के काम हो रहे हैं। और जो हमारे दोस्त थे, कोई वो ओवरसीज़ थे, तो या तो US के थे, कुछ सऊदी अरब से आए हुए थे, UAE से आए हुए थे, UK से आए, यूरोप से आए हुए थे। तो उनको देख कर लगता था यार ये उधर से इधर आके पढ़ रहे हैं, तो मीन्स हमें भी कुछ है, कहीं पहुंच चुके हैं हम। तो उसी को लेके फिर मेहनत करते रहे 4 साल, और जो भी सामने आता गया उसको एक्सपीरियंस करते गए। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं आमतौर पे उनको एक एज होता है कि वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बड़ी हद तक, अनलाइक के जो मैकेनिकल के या सिविल के या इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनको तो फिर जाके इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में जाके बैठना है। CS वाले जो हैं कोई छोटी मोटी सपोर्ट दे दी, कोई प्रोडक्ट बना दी, कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट बना दिया, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो आपने ये अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो एक्सप्लोर की अलॉन्ग द वे? आपने कुछ स्टार्टअप वाला माइंड आपका आया कि एंटरप्रेन्योरशिप की जाए, कुछ आपने प्रोजेक्ट्स किए उस ज़माने में जिसको फाइनेंशियली आपने फिर थोड़ा सा वायबल बनाया हो? अच्छा, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। बच्चों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब जब हमने स्टार्ट किया था 2006 की बात कर रहा हूँ, तब बस नो फाइवर, कोई नहीं पेपॉल का नहीं पता किसी को क्या चीज़ है, फ्रीलांसिंग इतना आइडिया कुछ भी नहीं था ऐसे ही। तब मतलब इंटरनेट नया नया आया था वहाँ पे। उस टाइम पे ज़्यादातर तो लोग सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट इस हिसाब से देख रहे थे इंटरनेट को, स्पेशली इस एरिया में हमारे साइड पे, मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ या पाकिस्तान, या हम इस तरह उसको सीरियस नहीं ले रहे थे उस टाइम।
जाहिर बात है अमेरिका में तो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, ये तो एक बूम पे थे, एक डॉट नेट वाला जो .com वाला बूम था दुनिया में। इंस्पायरेशन वहीं से मिली, सही बात है। जब फेसबुक को देखा हमने 2006-2007 में, एक यंग लड़का है हमारे एज का ही है, उसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ है। ठीक है, आप कहें तो मैं उनका F8 के नाम से एक एनुअल प्रोग्राम होता था फेसबुक का, अब भी मेरे ख्याल में होता है। उसमें वो क्या करते थे, जो अपने कंपनी कल्चर, उसमें क्या प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, फेसबुक के अंदर क्या फीचर्स ला रहे हैं, और उनके जो प्लेटफॉर्म्स बना रहे थे, मार्क ज़करबर्ग के जो टॉक्स आते थे, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। मतलब जिस तरह का वो कर रहा था, मतलब एक कूल वाला वे था, मतलब हट के था कुछ, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा देखता रहता था इस तरह की चीज़ों को। तो वहीं से आप कह सकते हैं कि कुछ बनाने का तो जहन में नहीं था। ठीक है, क्योंकि जिस तरह बताया कि प्रोग्रामिंग मेरी बहुत वीक थी उस टाइम, मेरे लिए चैलेंजिंग था। इनिशियल 2 इयर्स में तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा था। तो बाद में चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी, तो फिर जाहिर बात हमने छोटे लेवल से स्टार्ट किया। मैंने शायद उस टाइम यूनिवर्सिटी में ही अपने लिए एक वेबसाइट बनाया गांव के नाम से, funder.com। मेरे दोस्त भी उस देर से, मेरे दोस्त मुझे जानते थे, मेरे गांव को जानते थे, क्योंकि मैंने सबको बताया था funder.com इस तरह। वो भी कह रहे थे बड़ा कूल, उस टाइम वेबसाइट बनाना बड़ी बात होती थी। ठीक है, मैंने उसको होस्ट भी करवाया। बेसिकली HTML पे आपने बिल्ड किया इसको क्या? हाँ नहीं, उस टाइम CMS था कोई जुमला के नाम से, वो मैंने सीख लिया था इधर उधर देख के, तो उस पर बनाया था। तो उधर सी चीज़ें बस देखता रहा, कुछ अरसे बाद कुछ और चीज़ें करने लगा। फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया, वो फिर उस तरफ फिर चीज़ें समझ आने लगी क्या हो रहा है। तो आपने उसके बाद फिर जॉब आप कहते हैं आपने नहीं किया, आपने सिर्फ 6 माह के बाद जो है ये UXL जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या सफ़र था, थोड़ी सी अगर इसकी स्टोरी बताएं, क्योंकि आमतौर पे जब बच्चे निकलते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि अब हमें कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, एंड यू ऑप्टेड फॉर सम काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ योर ओन। तो ये क्या थोड़ा सा मामला है, इसको बताइएगा। मुझे याद है हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे कुछ सीनियर्स थे, 2009 की या 10 की बात है, 8 की बात है। तो जब हम वो कहते थे कि यार हमारे यूनिवर्सिटी में 1-2 बंदे हैं जो मंथली कोई 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं। And this was around 2008? 2008 मतलब वो बड़े जीनियस टाइप, क्या क्रिएटिव सीनियर्स थे। वो जब पता चला कि ये एक काम है कर रहे हैं, तो फिर वो सेशंस देते थे। JK जैसे इंस्टीट्यूट में होने का फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे आपको जल्दी से आप कनेक्ट कर पा जाते हैं रिसोर्सेज तक, और नेटवर्किंग हो जाती है। आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी वो ट्रेंड चल रहे हैं आपको पता वो है, अडॉप्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिर वो फ्रीलांसिंग नया था उस टाइम, तो वो कर रहे थे। तो वो फिर उस पर सेशंस 1-2 उन्होंने दिए थे कि किस तरह कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। जाहिर बात उस टाइम हमारे पास वो स्किल्स तो नहीं थे, वो भी ज़्यादातर एनिमेशंस उन चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो UXL की जर्नी ज़रा बताएं कि ये फिर क्या एक इनिशिएटिव था, और आप जॉब आपने नहीं हंट की और आपने कहा कि जी आई हैव टू परस्यू माय ओन ड्रीम्स, या क्या पैशन था, क्या एम था? नहीं, ऐसा भी नहीं था कि मतलब एक तो ये JK इस तरह यूनिवर्सिटी में जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्लेसमेंट ऑन कैंपस में मिल जाता है। मुझे फाइनल सेमेस्टर में, मतलब जब हमारा कन्वोकेशन हो गया, तो जॉब तो मुझे मिल गया था वहीं से। तो इस्लामाबाद में मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने लगा फ़ौरन, मतलब कन्वोकेशन के बाद ही। लेकिन वहाँ पे काम करने का क्या कह सकते हैं, एक छोटी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा सीखने को मिला मुझे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे, और कम अरसे में मैं बहुत सारी चीज़ों को मुझे एक्सपोजर मिल गया। इंटरप्राइज लेवल पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का मिला। उस टाइम मतलब 2010 की बात है, OLX टाइप जैसा एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया था उस कंपनी के लिए। फिर हमने वैल्यू एडिड सर्विसेज टेलीकॉम्स के लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे ट्रैकिंग के। तो मतलब एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया था मुझे, लेकिन विदिन 6 मंथ्स आप कह सकते हैं कि, लेकिन सैलरी बहुत कम थी वहाँ पे, जिस तरह होता है फ्रेश ग्रेजुएट्स का सैलरीज, और
तब एक और इशू ये होता है कि टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती थी सॉफ्टवेयर कंपनीज में, ये भी इशू आ रहा था। अभी भी मेरे ख्याल मोस्टली आता है, सैलरीज लेट होती हैं और टाइम का कोई पता नहीं चलता था। सुबह जाने का पता चलता था कि वापसी का कोई टाइम नहीं है। वापसी का कोई टाइम पता नहीं हाँ, चलता सही। था। मुझे याद है कि मैं रात को जब ऑफिस से निकलता 10-12 बजे, उस टाइम इस्लामाबाद में बिल्कुल वीरानी होती थी, कोई मेट्रो शेट्रो का सिस्टम ही नहीं था। मुझे याद है मैं कई दफ़ा पैदल चल के हॉस्टल आया करता था। तो एक वो था, और साथ साथ में मैं एक किस्म का एक सोशली भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा देखता था। नेटवर्किंग, कहीं भी कोई चीज़ हो गया तो जाना, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, वो 6 महीने में वो सारी चीज़ें मेरी बहुत बंद हो गई थी। तो एक किस्म का एक फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर हमारी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, सलमा, शी इज़ आल्सो फ्रॉम हुंजा, जो उनके हस्बैंड होते थे फास्ट लाहौर में पढ़ते थे, वो फ्रीलांसिंग करते थे, मतलब फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे थे वो। तो उनके साथ कनेक्ट करवाया कि सलमा ने कहा कि यार आप लोग दोनों मिलके कुछ करो, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो। तो बस ऐसे बैठे बैठे हमने वीकेंड में प्लान बनाया कि भाई करते। फिर दोस्तों से कर्ज़े लिए, एक इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट ले लिया, एक रूम में हम सोते थे, 2 रूम्स में ऑफिस बनाया, बस उधर से स्टार्ट किया। इनिशियली हम फ्रीलांसिंग ही कर रहे थे, तब एलायंस ओडेस्क हुआ करते थे। जो मेरा पार्टनर यूएक्सएल में इनिशियल पार्टनर मेरा था असलम शाह, वो भी हुंजा का ही दोस्त है मेरा। जिस तरह बताया मैंने इनिशियली कि अभी वो जर्मनी में रह रहे हैं खुशी से और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हाँ, वही स्टार्ट हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकल प्रोजेक्ट्स भी लेने लगे हम, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी लेने लगे, मल्टीपल चीज़ें करते रहे फिर। तो वो जो एक आमतौर पे बात होती है कि जो फर्स्ट क्लिक है कि भाई काम तो हमें आता है, हमें पता भी है कि क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, हमें पहला क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है। तो अगर आप थोड़ी सी वो कुछ स्टोरी बता सकें कि वो क्या, कैसे आइस वो कैसे ब्रेक हुई। एक तो ये होता है कि आपके पास, जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास, अपवर्क तो नहीं, ओडेस्क पे उस टाइम असलम के पास उसके 1-2 क्लाइंट थे, तब उसी को हमने स्टार्ट किया। साथ साथ में हम लोकल भी हंटिंग करना स्टार्ट किया क्लाइंट्स को। एक चीज़ जो हमेशा आज भी मेरे अंदर है कि मैं जब कोई कहता है कि यार ये मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये अपॉर्चुनिटी, ये करना है, तो मैं देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में उसमें अगर एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो लॉन्ग टर्म अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट पोटेंशियल है, तो मैं फिर उस टाइम में जो उसकी वैल्यू है या कॉस्ट है जो भी आ रहा है उस पर नहीं देखता हूँ मैं। मुझे याद है मैंने बहुत सारे वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स किए थे उस टाइम, नेक्स्ट 2 इयर्स में, मोस्टली एनजीओज़ के साथ। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें एक लोकल एक वो मिल गया, प्रोफाइल बन गया हमारा, उससे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे वॉलंटियर से, फिर वो जाहिर बात है पेड में चले जाते हैं। तो इस तरह हमारा लोकल एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने बहुत सारे काम किए। तो साथ साथ में फिर हमारा क्या कहते हैं ऑनलाइन भी प्रोफाइल बन रहा था। मतलब हमने उसको ऑनलाइन को इतना ज़्यादा परस्यू नहीं किया जिस तरह करते हैं लोग। हमें उधर कुछ 2 अच्छे क्लाइंट्स मिल गए तो हमने उन्हीं के फोकस किया, उनके प्रोडक्ट्स बनाते गए उनके। तो थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा सा डिग करते हैं कि वो कौन से क्लाइंट्स थे, कौन सी प्रोडक्ट्स थी, फिर उसी आपने लाइन के अंदर ही मेरा ख्याल एक्सेल किया आगे फिर। हाँ बिल्कुल, वो थी डायग्नोसिस कह सकते हैं, कैंसर डायग्नोसिस की लैब्स थी या हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनीज थी। अगर स्पेसिफिक हो गया तो हम एक क्लाइंट था जिसके यूज़ में जो आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और हमारा मेजर क्लाइंट भी है वो कैंसर पे काम कर रहे थे। तब कंपनी नई बनी थी उनकी, तो उनके कुछ अगर छोटे छोटे इश्यूज़ होते थे वो हम उसी टाइम फिक्स करते थे। कभी ऐसा होता था मैं तो उनके कुछ काम फ्री में भी करता था। तो उस वजह से इनके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो गया। तो विद टाइम उनके साथ उनके सारा काम करने लगे हम। तो साथ साथ जब उनके साथ काम कर रहे थे तो साइड में दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हेल्थ टेक की तरफ ज़्यादा हो गया। क्योंकि उसमें पोटेंशियल भी था और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नई हो रही थी, और उसमें करने का सीखने का एक मज़ा आ रहा था। मतलब कोई हम कुछ बना रहे हैं उसका कोई इम्पेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। जिस तरह R&D में कोई रिसर्च में
हम कोई टूल बना रहे हैं जिससे आगे रिसर्चर को हेल्प हो रहा है, उसको और किसी इंसान की जान बच रही है जान या बच रही है, बिल्कुल कैंसर यही में मोटिवेशन बिल्कुल था। ऐसे ही। तो उसमें ज़्यादा ये क्या कहते हैं, मैंने टाइम लगाना लग गया, लेकिन इनिशियली ज़ाहिर बात है उस पर रेवेन्यू पे हम नहीं गए, हम चाह रहे थे प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे उसके अराउंड। तो उसी के अराउंड हमारे क्या कहते हैं पोर्टफोलियो भी बन गया, साथ में इंटरेस्ट भी बिल्ड हो गया। और अभी हमारा ज़्यादा फोकस जिस तरह हेल्थ, लाइफ साइंसेस और प्रिसीजन हेल्थ पे है। हम टूल्स बना रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, और उन्हीं उसी क्लाइंट्स के साथ भी कर रहे हैं, उनके साथ मिलके हम नेक्स्ट लेवल की चीज़ें अब सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो इसी तरह यूएक्सएल का एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। बायोलॉजी के साथ तो हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं होता इंजीनियर्स का, टेक के लोगों का। बट नाउ वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ सिनर्जी जो कि बायोटेक में आ रही है। बिजनेस होस्ट जो आपने बात भी की, ऑन्कोलॉजी, एमजीएस और इन किस्म की रिसर्च के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि अब हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं बेसिकली कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जाके एक हाई वैल्यू एडिड किस्म की चीज़ें बने और हाई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बने, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे काम हो पाकिस्तान के अंदर। तो आप अपना भी थोड़ा सफ़र बताएं, क्योंकि आपने भी बायो मेरा ख्याल है एड्स के बाद नहीं पढ़ी होगी, तो आप ये भी बहुत चीज़ें बहुत नहीं होंगी ये। तो कैसे इस सबको टैकल करते हैं और कैसे इस तरफ जो है वो स्विच कर गए? अगर हम आईटी कंपनीज जो हम अपने सराउंडिंग में ही देख रहे हैं, या तो हम ज़्यादातर सीएमएस बनाते रहे हैं, हमने भी बनाए, हम अभी बनाते हैं, ईआरपीस बनाते हैं, या सेल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, इस तरह की चीज़ें चल। इन आर&डी और इस लेवल पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कंपनीज़ को, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में कोई इस तरह की इंस्ट्रूमेंट या मेडिकल रिसर्च आर&डीज़ कहीं नहीं हो रही जो लैब में हो या एकेडमिया में हो और वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ रहे हैं। बहुत कम मेहनत हो अभी तक की देखे पिछले जितने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लिंक देखें तो अभी समझ आ रही है, मतलब हमें कि मतलब जब हम काम कर रहे हैं, इट्स मेडिकल इज़ ऑल अबाउट डेटा और स्ट्रक्चर डेटा, और जिसमें पैटर्न्स है, ठीक है, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। वाई कॉम्बिनेटर भी जो है वो बायोटेक को अब बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, और जो नेफ्ट यूनिकॉर्न्स आएंगे, जो $1 बिलियन कंपनीज आएंगी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के लॉन्ग जो लोग काम कर रहे हों। हम मोस्टली आजकल आप लोगों ने सुना होगा जिस तरह एआई, एनवीडिया जिस तरह की इनोवेशंस ला रहा है हार्डवेयर लेवल पे, कंप्यूटेशन लेवल पे। इशू ये था ना कि ये जो हमारे पास ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आज से कोई 30 साल पहले, जो रिसेंटली जाके कंप्लीट हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीनोम का जो डेटा था, एक बंदे का जो जीनोम का डेटा होता है वो आपके इतना टीवीज़ में होता है, बिलियंस ऑफ आपके सेल्स हैं, उनको कैलकुलेट, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, उसके लिए आपको हैवी टाइप के कंप्यूटेशनल सिस्टम्स चाहिए थे जो पहले नहीं थे हमारे पास। लेकिन अभी जिस तरह के एआई सपोर्टेड हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर आ गया, उससे जो इस फील्ड में जो इनोवेशंस आ रही है, अब किस तरह बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें। अब पहले बहुत स्लो था। इनफैक्ट अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इन्होंने एफडीए ने अप्रूव कर दी है, और अब तो जिस तरह पिछले 2 सालों में तो क्रेज़ी थी, मतलब बहुत कुछ हो रहा है इसमें, और मतलब हर क्या कहते हैं, गुज़रते दिन के साथ जो है, गुज़रते दिन के साथ नए एकेडमिया पेपर्स निकाल रहा है, इंडस्ट्री उसको अप्लाई कर रहा है, फिर जो कंप्लाइंसेस हैं उसको अप्रूवल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले जो बीमारियाँ थी जो पहले हमारे पास, उनको रिसर्च में डेटा बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। जिस तरह हम कैंसर पे एग्जाम्पल देते हैं, कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आपका क्या कहते हैं कि अगर मेरा और आपका सेम कैंसर है, लेकिन हमारा क्या कहते हैं जो मेडिसिन होगा में भी वो आप पे कुछ और रिएक्ट करेगा, जो मुझ पे करेगा वो डिफरेंट वो मेडिसिन यूज़ हो सकता है। लेकिन जब से प्रिसीजन मेडिसिन और प्रिसीजन हेल्थ टेक की बातें हो रही हैं, तो फिर जाहिर बात है जीन के अलावा आप बात ही नहीं कर सकते हैं। और जीन स्टडी, एनजीएस स्टडी, सीक्वेंसिंग, और ये मैं कहूँ कि यहाँ कम बात हो रही है, लेकिन आप निकल रहे हैं यहाँ से, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, वो तो आप प्रिसीजन मेडिसिन की बात करें, ऐसे ठीक है।
वो हर किसी को अभी यहाँ तो कैंसर हो गया तो हमारे जहन में ये सबको तो कीमो करवा रहे हैं, कीमो सबको रेडियो करवा रहे हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। हम कीमो करवा रहे हैं या हमको लेजर क्या रेज दे रहे हैं। दैट्स द ओनली सोल्यूशन वी सी हियर। और इंटरेस्टिंग बात, हम ज़्यादातर कैंसर में काम कर रहे हैं तो इसीलिए चीज़ें अभी समझ आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में अब हमारे पास कोई कैंसर रजिस्ट्री नहीं है अभी तक नेशनल लेवल पे, ठीक है। और कैंसर एक ऐसा डिजीज़ या ऐसी एक बीमारी है जिसके डेटा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ तो मेरे ख्याल में कुछ हुआ ही नहीं इसमें, मैं तो नहीं कहूँगा कि कैंसर पे पाकिस्तान में कुछ हुआ है। कुछ हमारे शौकत खाना में AKU कुछ लैब्स बट वो जो आज से 10 साल डायग्नोसिस है, वो और इलाज कर रहे हैं, रिसर्च नहीं है वहाँ पे। बहुत कम लेवल पे कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं, मतलब मैंने दोस्तों को देखा है उनके पेरेंट्स को, यहाँ मिस डायग्नोसिस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे मसला है कि पाकिस्तान में अभी जो कैंसर का मिस डायग्नोसिस है, कोई और बीमारी उसको कैंसर बना देते हैं, क्योंकि कैंसर है ही इतना कम्प्लेक्स बीमारी कि आप उसको डायग्नोस करना ही अनदर एक चैलेंज है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो जाहिर बात है, मैं वही मैथ्स और उस मेडिकल की बात आ रही थी। मैंने मेडिकल मैट्रिक के बाद बायो पढ़ा ही नहीं था। फिर बात आती है आपके जो क्या कहते हैं एक इंटरेस्ट, एक वोकेशन कह सकते हैं कि अगर आपकी इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो तो आप उसमें घुस जाते हैं तो आपको और इंटरेस्ट, और आप उससे जो आप उसके प्रोफेशन या वो पढ़ा उनसे भी आगे निकल रहा है। ऐसे ही मैं खुद अभी क्या कहते हैं हार्वर्ड और उसके ऑनलाइन कोर्सेज ले रहा हूँ जेनेटिक कैंसर के। मतलब वो ये नहीं कि फ्री कोर्सेज हैं, दे आर पेड, हाईली पेड कोर्सेज। और मैं जितने भी हो सकते हैं जो इस फील्ड में कोई लैब्स हैं रिसर्च कर रहा हूँ, उनके पेपर्स पढ़ रहा हूँ क्या हो रहा है, इसी से मेरा इंटरेस्ट भी बन रहा है और साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट्स भी मैच्योर होते जा रहे हैं। और जाहिर बात है जब मुझे पता हो तो जाके मैं क्लाइंट से उस लेवल की बात कर सकता हूँ, उनको कन्विंस कर सकता हूँ ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे तो अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट का एक्सप्लेन कर सकें, जो लिम्स है, लिम्स क्या है, NGS क्या है, ये आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो सिनर्जी की बात हो रही है कि CS कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो आपके बायोटेक के बच्चे हैं, बायोटेक का तो सबसे बड़ा आदमी है, ये लोग फील्ड बदल देते हैं, जॉब्स ही नहीं है यहाँ पे। तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, मिल के मेडिकल साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले और CS वाले मिल के क्या कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अलावा, अगर आप थोड़ी सी इस पे बात रख सकें। मेरे ख्याल में इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपना रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जस्ट चेक करने के लिए रिसेंट कुछ चीज़ों पे हम रिसर्च करें तो मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हेल्प चाहिए था। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम इस्लामाबाद में कोई अच्छा बायो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो LinkedIn पे पोस्ट डाला था, अभी भी मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों के। मतलब पाकिस्तान में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब ना कोई लैब्स उनको, ना कोई रिसर्च सेंटर्स हैं। वही आपकी बात है, उनके रिज्यूम्स जब मैं पढ़ता हूँ या वो फ्रीलांसर कंटेंट राइटर्स हैं या सेल्स में फील्ड स्विच करते हैं। हाँ, और वो उनके जो पर्सनल मैसेज आते हैं कि प्लीज़ हमें एज इंटर्नशिप भी दे दो, हम अपने फील्ड में काम। तो लेबोरेटरीज भी डाटा शेयर नहीं करती कि आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो दे दें, पढ़ने के लिए दे दें, समझने के लिए दे दें, नहीं लेंगी वो। इसमें एक और चीज़ भी है ना कि क्या कहते हैं रिसर्च किस चीज़ पे करेंगे वो, जब तक उनके पास डेटा ना हो, उसके और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ना बता रही हो, प्रॉब्लम ना बताए, उनके पाइपलाइंस डिफाइन ना हो कि मतलब जो डेटा आ रहा है जाहिर बात उससे कुछ चीज़ें हैं जो हमने आगे जाके वो जाके प्रोडक्ट बनना है ऐसे ही। ठीक है। ये तो हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, हम तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में तो आए ही नहीं है, हम डायग्नोसिस में ही फंसे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। जैसे प्रिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो अब तो प्रिसाइज जो मेडिकेशन की जो बात कर रहे थे कि जो मटीरियल साइंसिस के जो रिसर्च हो रही है बाहर, तो वो तो अब ऐसी भी ड्रग्स उन्होंने बना ली हुई हैं जो कि जाके सिर्फ जो कैंसर सेल है उसी को जाकर टारगेट करती हैं। और जो हमारा कंटेम्प्रेरी कीमो का प्रोसेस चल रहा है अभी भी आज के दिन तक पाकिस्तान में, उसमें जब कीमो होती है तो वो तो हमारे हेल्दी सेल भी जो मार देती है और वो कैंसर पेशेंट जो है बेचारा बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारे लिम्स हैं, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर मैं इधर ही लेके आऊँ कि अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्या दे सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से इन बच्चों के लिए, इन रिसर्चर्स के लिए। जो हमारा लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम है पूरा एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमने पिछले 8 सालों में बनते हैं और ज़्यादातर हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की जो लैब्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हमने
जिस तरह हमने बात की कि इसमें सिर्फ एक थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं है, उसमें हमारे पास बहुत सारे साइटोजेनेटिक्स है, आपका फ्लो है, उसमें और भी सारी मल्टीपल मॉड्यूल्स ऐड किए जा सकते हैं। मॉड्यूल्स हैं जो हमारे सिस्टम में हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन अभी चैलेंज या अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोकल लैब्स के साथ हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है, जो हमें डेटा दे दें या हम स्टूडेंट्स को लगा लें, नए रिसर्च आ रहे हैं जो क्या कहते हैं उनको हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। और बाहर से जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो डाटा हम शेयर कर नहीं सकते क्योंकि हिपा कंप्लायंसीज हैं और वो एक मुश्किलात हैं। तो हम पाकिस्तान से ही जो डाटा मिलेगा उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी यूज़ हो सकता है। मतलब पाकिस्तान में जो कैंसर का पेशेंट है तो वो हमारे इक्विपमेंट्स जो कि बाहर दुनिया को सर्व कर रहे हैं वो हमारे अपने मुल्क में हमारे अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं। या इंटरेस्टिंग बात ये है ना, जो अभी हम तो वही कर रहे हैं ना जो यूरोप में या अमेरिका ने जो डायग्नोसिस कैंसर के लिए हम वही यूज़ कर रहे हैं। कैंसर एक हेरिडिटरी जेनेटिक्स हेरिडिटरी है, ठीक है, रीजनल वाइज वो चेंज होते हैं जीन्स, ऐसे ही और जीन्स उसका जो वेरिएंट साउथ एशिया में है वो वेरिएंट यूएसए में या यूके में नहीं होगा, वो वेरिएंट ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, और वो कैंसर सेम होगा बट वेरिएंट फर्क होगा। उनके म्यूटेशनल लेवल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या प्रिस्क्रिप्शन वही जो यूएसए के अंदर डिस्कवरी हुई थी, जो वहाँ पे ट्रायल्स हुए थे, हम उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं। इसी वजह से जो है चंद जा रहे हैं। अभी AKU और शौकत खानम बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन पेपर्स भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई पेशेंट जाता है तो वो उसको जो तरीका इलाज है, जो वो उसको मेडिकेशन मिल रही है, वो वही है जो कि यूरोप के वेरिएंट पे हुई हुई है या यूएसए के वेरिएंट पे हुई हुई है, जिसकी वजह से कैंसर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। और एक और चीज़ है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं ये क्योंकि बहुत ही आपके नीच लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके लाइसेंसेस इतने महंगे होते हैं, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो जाहिर बात है लाइसेंस लेते हैं, वो भी लिमिटेड एक लाइसेंस होता है, उन्होंने 2 सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, एक में कर दिया, वो भी लिमिटेड एक्सेस देते हैं। जाहिर बात है एक स्टूडेंट्स को वो तो कभी नहीं देंगे, ऐसे ही, ठीक है। बात ये है कि क्या हम इस तरह के सिस्टम्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पहुंचाएं, ठीक है, वहाँ पे डेटा एक्सेस दे दें बच्चों को, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें, ठीक है। अभी बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स आए हुए हैं, ठीक है। बात यह है कि आपने प्रॉब्लम को समझना है, उसके लिए कोई डायग्नोसिस निकाल, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स भी डिफाइंड है, ठीक है, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, कैंसर बार बार रिकर कर रहा है, कैंसर जो मैलिग्नेंट हो गया है, वो सारी चीज़ें हैं। अब उस पे काम करने वाली बात है, ठीक है। और अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मे बी नेक्स्ट 3-5 ईयर्स हम करेंगे उस पर काम इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लैब फैसिलिटीज़ भी, और जो मिस डायग्नोसिस हैं पहले हम कोशिश करें कि हम इस पे कुछ काम करें। यहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत कम हो रहा है कैंसर की। मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 1 साल में जो मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, इतनी तेज़ी से कैंसर फैल रहा है। पहले भी था लेकिन वो चीज़ें इस तरह डायग्नोस नहीं हो रही थी, पता वो किसी वो पेट की बीमारी कह के मर जाता था, लेकिन बाद में तो चल रहा है कि वो तो कैंसर था या वो सारे कैंसर्स ही हैं, ठीक है। क्या कहते पेंक्रियाटिक से लेके प्रोस्टेट से लेके आपके ये कैंसर शक और जेबी में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और स्क्रीनिंग नहीं हो रही है हमारे पास, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और कैंसर एक ऐसा बीमारी है अगर टाइम पे को अगर हम डायग्नोस हो जाए तो ये आराम से रिकवर हो जाता है। वो स्टेज 1 स्टेज 2 90% भी रिकवर हो रहे हैं, तो 100%। और हमारे पास लोग आके स्टेज 3 और 4 पे आके पता चलता है ऐसे ही, ठीक है। स्क्रीनिंग पे काम बिल्कुल नहीं हुआ है। और हम तो एनजीएस के थ्रू अब ये भी पता करवा सकते हैं कि हम कैंसर पे कितना % वनरेबल हैं। अगर आप हम 40s में हैं 30s में हैं तो बहुत आराम से हम अपने आप को जो है बचा भी सकते हैं। हम अपने आप सिर्फ अब तो हम तो सिर्फ कैंसर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एनजीएस के थ्रू डायग्नोस, मतलब जो भी जेनेटिकली इनहेरिट बीमारी है हमारी पेरेंट्स से जो हमें आ रही है डीएनए के जरिए, वो हम एनजीएस के थ्रू जो है उसको कर सकते हैं। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ ना, नेक्स्ट में भी बहुत कम टाइम में सपोज मैं अपने सारे जीन्स को एक डेटाबेस कहीं सेव कर लूँगा, ठीक है। मैं खुद उनको प्रोग्राम करना स्टार्ट करूँगा, देखूँगा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में मैं कैच कर सकता हमारी हो सकती है, ठीक है। इस लेवल पे काम हो रहा है, मतलब टूल्स बन रही हैं, ठीक है, रिसर्च हो रहे हैं। और हमारे वक्तों में तो ये बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो बार्ड पे जाके चैट जीपीटी पे जाके लिखें कि दी सिनर्जी बिटवीन कंप्यूटर साइंसेज, एआई एंड ऑन्कोलॉजी, तो वो आपको रिसर्च के जो है ना टॉपिक्स दे देगा। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये भी है ना कि जो लोग रिसर्च करवा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस टीचर्स बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, वो खुद भी डरते हैं कि यार हम एक नई चीज़ में जा तो रहे हैं तो हम लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे। एक कंफर्ट जोन भी होता है ना बना हुआ, एक बबल भी बने होते हैं।
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो हमारे मुल्क में इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का है, विद इन एकेडेमिया भी बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब बायो साइंसेज वालों को नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस में क्या चल रहा है, कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं पता कि ऑन्कोलॉजी में क्या चल रहा है। तो विद इन सेम यूनिवर्सिटी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके माबैन बहुत गैप्स हैं। वो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ ग्रांट लेने का एक गेम चलता है, ठीक है। ग्रांट ले लें बस, काम तो शायद उनको भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, या तो कॉपी कर रहे हैं सही से, या कोई ऑलरेडी कोई रिसर्च हुआ उस पर कोई छोटा सा एडिशन कर दिया और लेना ग्रांट है, उसको आगे मार्केट तक पहुंचाना है, इंडस्ट्री के साथ लिंक कीजिए, तो बहुत पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नहीं। किसी को कुछ का इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो उसका कोई ना कोई कैलकुलेशन है ना उसका कोई उनका कोई सवाल जवाब है उनसे। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप कुछ ना करें, आप एक कैंसर रजिस्ट्री बना दें, ठीक है। आज के दिन तक नहीं बना सके हम। नहीं, 60s में हमने स्टार्ट किया था, 1960s में 60s में वो फेल होता गया, वो क्योंकि फंडेड प्रोजेक्ट्स थे, क्या कहते हैं, दरमियान में फंड ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आज तक इसी तरह धक्का चल रहा है। अभी भी आप जाके पोर्टल पे, जो मेरे ख्याल में है कोई मेडिकल उसका कोई रिसर्च पोर्टल है बात, वो मांग रहे हैं कि हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, कोई हमें आके बना के दे, ये हालात। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम यू एक्सेल हमने इनिशिएटिव लॉन्च किए, SDA का इनिशिएटिव लॉन्च किया, यूपनेट का इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इससे यू एक्सेल के जर्नी साथ साथ में डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करता रहा, कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर्स भी हुए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट लेवल। तो 2014-15 में मैं US में था कुछ अरसे के लिए एक प्रोफेशनल फेलोशिप के लिए। तो वहाँ पे अभी तो इधर NICs को वर्किंग स्पेसिस का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है ना, एक कूल चीज़ और आम हो गई है। इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चला रहे हैं, आप एक्सलेटर्स खोल रहे हैं, इंक्यूबेटर्स खोल रहे हैं। तो उस टाइम में वहाँ पे एक वर्किंग स्पेस में एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था इधर शिकागो में स्पेसिफिक। तो वो एक वर्किंग स्पेस था, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे, काम करते थे, डिफरेंट प्रोडक्ट और क्या चीज़ें आइडियाज़ पे काम हो रहे थे, इससे जो सिविक प्रॉब्लम पे होते थे, जो इस तरह मेडिकल पे होते थे, AI पे उस टाइम वो बात कर रहे थे चीज़ों पे। तो वो जहन में था। तो जब मैं पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद में तो ऑफिस था मेरा, गिलगित जाके जब मैंने 2015 की बात करा, कुछ नहीं था। मेरे जो दोस्त यूएस गिलगित जाते थे वो कहते थे यार यहाँ पे कोई जगह बता दो, कैफ़े बताओ जहाँ जाके मैं इंटरनेट यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मेरे जहन में एक क्लिक आया कि यार मैं एक स्पेस बनाता हूँ गिलगित में, वो वर्किंग स्पेस होगा जहाँ पे मेरे दोस्त जो आएंगे वो उधर बैठ के नेट यूज़ करेंगे कम अज़ कम, साथ साथ में मैं जब गिलगित जाऊँगा तो जाके कोई इस तरह के सेशंस करेंगे, बैठेंगे, साथ साथ में इस तरह जो हमारे वहाँ के यूथ है उनको एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे बिजली और नेट होगा। बेसिकली यही आइडिया था। यू कनेक्ट उसका नाम दे दिया हमने। लेकिन बाद में साथ साथ में मेरे जो टीम मेंबर्स या कह सकते हैं जिन्होंने उसको लीड किया, एजाज का मैं नाम लूँगा, जाहिद हो गया, नईम हो गया, अमजद हो गया, सारे जो दोस्त अभी भी उसमें उसको एक्टिवली चला रहे हैं। तो बाद में जाके वो बिल्कुल ही एक वर्किंग स्पेस तो लर्निंग स्पेस से बट कभी एक ये पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप IT कंपनी बन गई है, IT सर्विस कंपनी बन गई है। तो मकसद यही होता है कि जो हम गिलगिती होते हैं या गिलगित बल्तिस्तान, हमारा एक जहन में होता है कि यार गिव बैक टू द कम्युनिटी। शुरू से हमारे जहन में वो डाल दिया जाता है कि वॉलंटियर की कुछ करना है आपने अपने इलाके के लिए। तो वही था 2010 में गिलगित में तो नेट नहीं था, ऑफिस में वहाँ नहीं खोल सकता था, इवन मैं आज भी नहीं खोल सकता वहाँ पे यू एक्सेल को मैं गिलगित फुली गिलगित में नहीं ले जा सकता। इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट का इशू है, जो जिस तरह हम सर्विसेज दे रहे हैं हेल्थ केयर में क्रिटिकल होते हैं, गिलगित में अगर पता नहीं चलता दो दिन तक आपका फाइबर कटर है तो फिर तो उधर पेशेंट तो मर गया, ठीक है। तो क्रिटिकल काम गिलगित से अभी भी नहीं हो सकता। फ्रीलांसिंग दोस्त कर रहे हैं, IT सर्विसेज कंपनीज हैं, वो हमें पता है कि क्या चैलेंजेस, बट उनमें टीयर और लो क्रिटिकल जो भी चीज़ें वो चला सकते हैं, ठीक है। तो यू कनेक्ट उस तरह बन गया। अभी हम डिजिटल स्किल्स पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, पूरे GBC लेवल पे कर रहे हैं। वहाँ पे मल्टीपल हमने इनिशिएटिव्स किए, टीम ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं लोकल, जिस तरह सबसे ज़्यादा आजकल जो चल रहा है गिलगित ऐप के नाम से, वो पाकिस्तान में मशहूर हुआ है, क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म में लोकल प्रोडक्ट्स बनाए डिफरेंट टीम ने जो। और उसकी खुशी की बात यह कि वहाँ से ऐसे
जगहों में काम किए टीम ने कि अभी क्या कहते हैं सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स के साथ एमवीपीज़ बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए, जो फॉर्चून 100 कंपनीज़ के साथ काम किए टीम ने, और वहाँ से जो एक्सपोजर बना हमारे के, अभी कोई मुझसे बाहर जाके उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ बन गई यू कनेक्ट से बाहर। उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे जो बच्चे थे, कुछ एम्प्लॉइज़ थे, निकल के अपनी टीम बनाई, अभी मेरे ख्याल में यू कनेक्ट माफिया कह सकते हैं, मतलब इस तरह का एक। और ये अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी जो है वो समझ में आती है और कोलैबोरेशन में हम लोग चीज़ें जो है वो कर सकें। हाँ बिल्कुल, मतलब नेक्स्ट लास्ट 8 ईयर्स में गिलगित में इंटरनेट ने एक यूथ को एक नया होप दिया। वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्री हमारी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, एक टूरिज़्म का, टूरिज़्म में मेरे में 1 या 2% लोग इन्वॉल्व होंगे, इतना ज़्यादा नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। उस पर मैं हमेशा वहाँ पे जाके यही प्रीच करता हूँ कि यार जो हमारे ह्यूमन स्किल्स हैं इस पे काम करना है, हमें इनोवेशन पे काम करना है जो हम कर सकते हैं। तो एसटीए का यही एक इनिशिएटिव था। हाँ, फिर यू कनेक्ट जब आईटी कंपनी बन गई तो जहन में था कि यार बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन एक और चीज़ होनी चाहिए जो ज़्यादातर इनोवेशन और गिलगित से कोई प्रोडक्ट बन जाए नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। कोई लोकल प्रॉब्लम्स उस पर भी काम करें, ठीक है, इनोवेटिविटी टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। तो इसलिए फिर एसटीए टेक्नोलॉजी हब लास्ट ईयर बंद तो पिछले 3 साल से था। इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी है एसटीए का भी। फिर मैं मतलब इस तरह का कायल नहीं हूँ कि कोई फिज़िकल एक चीज़ हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों पे इन्वेस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। तो लेकिन मैं चाह रहा था कि ना कोई एक चीज़ हो जो कि लोगों को नज़र आए। हमारी माशरा ऐसा ना, जब तक आपके पास अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छा घर ना हो, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही, ठीक है, ये बस ऐसे ही फ्रीलांसर है या जो भी है, ठीक है। जब वो बिल्डिंग बनाने का मकसद यही था कि उस लोगों को इंस्पायर करना था, ठीक है, कि ये जो फील्ड है इसमें काम करके ये बन सकता है। आपने कहा कि डिजिटल स्किल्स जो है सिखाए जाएं, बट नॉट टू थिंक ये भी अब बहुत ज़्यादा क्लिशे बन चुका है कि वी नीड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़। वो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेसिक किस्म की कोडिंग, नॉट टू थिंक कि वो बहुत ज़्यादा ओवरसेल हो गया है अब, और हमें जो है वो जो एआई है, मशीन लर्निंग है, उस तरफ कुछ आना चाहिए कि एक हाईली स्किल्ड और एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनना शुरू हों। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे एसडीए के आइडिया क्या है, एसडीओ को गिलगित में बनाने का मकसद यही था कि एक तो वहाँ पे ट्रेडिशनल तो जो हमने स्टार्ट किया था आईटी सर्विस ट्रेनिंग्स, अब वो सारे वही कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया था। यूएक्स यूआई डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके कोर्सेज भी करवा रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, सारे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, बट वो कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं है, वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं बन रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एसडीए में हमने आइडिया ये था कि हम वहाँ पे कोई इनोवेशन, कोई हाई टेक स्किल्स पे बात भी करें। स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लेवल पे जाके हमें इंजीनियर्स चाहिए। हम डेवलपर्स तो पैदा कर रहे हैं लेकिन इंजीनियर्स नहीं है हमारे पास। इंजीनियर्स वो है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो इंजीनियरिंग स्किल्स हमारे पास नहीं है। तो फोकस ये है कि हमने इंजीनियरिंग स्किल्स पैदा करने हैं यूथ के अंदर, और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर ही है। अभी दुनिया के एक्सेस ERP, INS या इस तरह के प्रोडक्ट से आगे जा चुकी है, ठीक है। मैं अभी कुछ अर्से बाद आपको ये डिफरेंट AI टूल्स वो बना के दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपने वो प्रॉब्लम्स को समझ के, प्रॉब्लम्स में क्या कहते हैं, जो स्पेसिफिक इनोवेशन लाना है किसी भी इंडस्ट्री, तो उस पर काम करें। क्या हम गिलगित बल्तिस्तान से 1 मिलियन या 1 मिलियन डॉलर की कंपनी बना सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट बना सकते हैं कोई इतनी वैल्यू की विद इन नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स, या 1 बिलियन डॉलर की कोई कंपनी बना सकते हैं? मैं कहता हूँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, और वो सारा पोटेंशियल भी है। जिम्स पर जो सॉफ्टवेयर है वो भी तकरीबन 1.5-1 मिलियन तक तो जाता है अगर प्रॉपर एनजीएस के साथ आपने उसके मॉड्यूल्स बना रखे हैं प्रॉपर। नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स जाहिर बात है। वो अगर आप प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करें तो मैं भी उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जा सकती है। और यही बात है, मतलब उस लेवल पे एजुकेशन बहुत कम है हमारे पास कि मतलब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं गिलगित में। ये नहीं कहना कि प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं। अभी गिलगित में भी AI बेस्ड स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, लेकिन
उनको गाइडेंस ना होने की वजह से, फंडिंग की क्या कहते हैं एक्सेस ना होने की वजह से वो लिमिटेड हो जाते हैं, स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। तो एसडीए में हम एक प्रोग्राम हम ला रहे हैं अभी, मतलब यू स्टार्ट के नाम से, जो ऐसे एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स और आइडियाज़ उनकी फंडिंग पे भी काम करेगी, उनके मेंटोरिंग पे काम करेगी और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। ठीक है, वो आप जो कम से कम मैं कहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है वो स्किल्स नहीं है इंजीनियरिंग, ये आपको इंडस्ट्री दे सकती है। ठीक है, और इंडस्ट्री में आप लिमिटेड नहीं होना चाहिए। मैं इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ तो अगर जो प्रॉब्लम सिलिकॉन वैली में काम हो रहा है वो भी हमारी इंडस्ट्री के ही है, वही हमारी इंडस्ट्री के हैं, वो हमारे एक क्लिक पे भी देते हैं, उनसे हम मेंटरशिप ले सकते हैं, उनके रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं। बल्कि आप जा रहे हैं MIT के वेंचर एडवांस प्रोग्राम में, बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट मंथ में तो उस पे भी जा रहे हैं। वो कोई एक सिनर्जी बनती है यहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ और यहाँ के जो एकेडेमिया है वहाँ के एकेडेमिया के साथ मिल के हम लोग कुछ इंडस्ट्री के अंदर एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बना सकें। वो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें वो क्या प्रोग्राम? अच्छा, मैं जब भी क्या कहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जाता हूँ कोई मकसद होता है उसका। अच्छा, मैंने बहुत सारे इस टाइप प्रोग्राम्स अटेंड किए। जिस तरह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएक्सएल ने बहुत कोई तीर मारा हो या हम कोई इस लेवल पे पहुँच गई, हमारी भी ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है, पर्सनली भी और ऑर्गेनाइजेशन भी। तो MIT का जो ऑर्गेनाइजेशनल क्या कहते हैं वेंचर एडवांसमेंट प्रोग्राम है, इसमें हमारा वो किया है, नेक्स्ट मंथ इसको अटेंड कर रहा हूँ। तो उसका मकसद ये है कि जो ऐसे कंपनीज या ऐसे CEOs जो एक लेवल तक तो पहुंच गए हैं, मे भी हमने $1 मिलियन या $2 मिलियन की कंपनी तो बना ली, उसको नेक्स्ट 1 बिलियन तक किस तरह पहुंचाएं। और उसमें भी सिर्फ फाइनेंशियल उसका एस्पेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि अगर NGS हमने बना लिया तो अब मेरा NGS जो लिम्स है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो कैंसर की जो प्रिसाइज डिटेक्शन है उसकी रिकरेंट जो बार बार रीमर्जेंस होती है सेल की, उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब इट्स सम काइंड ऑफ वैल्यू एड मॉड्यूल जो कि आपको बनाना है, और जब वो चीज़ बनेगी तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो अगर इस वक्त 1 मिलियन का मॉड्यूल हम दिन सेल कर रहे हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 10 मिलियन तक जाती है। या बिल्कुल, इसमें भी 15 आके मिलियन तक जाती है। मतलब वही ब्रांडिंग की बात है ना। ब्रांडिंग की बात है। तो MIT आपको क्या कहता है, ब्रांडिंग सिखाता है। बट MIT भी ब्रांडिंग नहीं सिर्फ करेगा, वो पहले वैल्यू क्रिएट करेगा, उसके ऊपर ब्रांड अपना देगा। मतलब MIT भी हर किसी को तो अपना ब्रांड नहीं देगा। वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ की मेंटरशिप, वहाँ पर जो नेटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट उसके नेटवर्क होती है। ठीक है, इस नेटवर्क में आपके सारे बिलियनर्स भी बैठे हुए हैं, इनोवेटर्स बैठे हुए हैं, रिसर्चर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, उस जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें उसी के अंदर वहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के वो मतलब किस तरह से वो एक सिनर्जी बनती है वहाँ पे बिजनेस की, रिसर्च की, एकेडेमिया की। तो वहाँ पे वही क्या कहते हैं उस नेटवर्किंग और रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने के लिए हम जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या पाकिस्तान के लिए क्या कुछ फ्री है इसमें, हमारे बच्चों के लिए क्या है? वही जिस तरह मैंने थोड़े अरसे बाद पहले बताया कि नेक्स्ट 10 या 5 इयर्स का प्लान हमारा यही है कि हमने फुल टाइम जेनेटिक्स के अंदर जाना है। और उसमें लैब का हमारा में भी हम एक लैब भी बनाए हाई एंड, मतलब और कोलैबोरेशंस पे बात चल रहे हैं हमारे, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि किस लेवल पे हम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह में तुम बायोटेक है, इसमें अभी काम हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है काम। स्टार्ट इसलिए हुआ है कि अभी हमारे पास डेटा भी है, कंप्यूटेशनल पावर भी है और डिफरेंट क्या कहते हैं रिसोर्सेज, रिसर्चेस वो सारे हैं। अब उसको जस्ट एक चैनल देना है और एक डायरेक्शन है। और नेक्स्ट जो इनोवेशंस, जो $1 बिलियन कंपनीज बनेंगी वो बायोटेक में बनेंगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी। उसमें आइडियाज़ के क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, हमारा इवन सर्विसेज की अगर आप देख लें, टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा जैसे आपने सिचुएशन है उसकी बायोटेक इज समथिंग न्यू कि जिस तरह से हमने ट्यूबरक्लोसिस को किस्सा पारीना बना दिया। दो ज़माने जो थे वो ताउन आता था, आदमी मर जाती थी, वो अब ताउन नहीं आते इस तरह से। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ दहाइयों में कैंसर भी और ब्लड प्रेशर भी और बहुत मुमकिन है डायबिटीज़ भी जो है वो एक
किस्सा परिंदा बन बिल्कुल ये सेल थेरेपी जिस तरह भी क्या कहते हैं स्टार्ट हो गया आपके क्या कहते हैं थ्योपेटिक्स डिफरेंट टेक्निक्स आ गए हैं जो अप्रूव्ड हैं अभी वेल टेस्टेड हैं डेवलप कंट्रीज़ में तो वो आ रही हैं लेकिन हम जैसे कंट्रीज़ में आने में शायद 30 साल 50 साल लग गए मजीद। लेकिन उसको हमने एक्सलरेट कर ठीक है वो कोई बड़ी बात नहीं है उसको लाना जस्ट एक इंटेंशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है तो सिर्फ वो तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी तो हम इधर बैठ के बना रहे हैं चीज़ें मतलब उनको किस तरह हम यहाँ ओनरशिप लेके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं चीज़ यहाँ पे आके अच्छा फॉर इंस्टेंस अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ बहुत स्पेसिफिक होके कि मैं एक CS का बच्चा हूँ, मैं एक बायोटेक का बच्चा हूँ, मैं मे भी शायद मेडिकल साइंसेस का बच्चा हूँ। अब मेरे लिए तो बहुत से चैलेंजेस हैं, मुझे पता ही नहीं है कि बाहर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और मुझे माँ बाप मैं क्योंकि पढ़ने में तेज़ था तो माँ बाप ने मुझे डाल दिया कि ये बच्चा हमारी गुर्बत दूर करेगा और मुझे तो पता ही नहीं है कि अब इंडस्ट्री में मेरी खपत क्या है, मैं पढ़ूँ मेरे टीचर्स को भी नहीं पता अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो तालीमी यहाँ पे हमारा मियाँ है। तो अगर मैं एक CS का बच्चा हूँ, मैं बायोटेक का बच्चा हूँ, मैं अपना FIP मुझे करना है तो यू स्टार्ट मुझे जो है वो क्या असिस्टेंस देगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे आपसे रब्ता करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल जाए, मैं एक वैल्यू एडेड किस्म का प्रोजेक्ट करके बाहर निकलूँ। अच्छा यू स्टार्ट के अंडर में हम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ला रहे हैं जो अराउंड NGS होंगे साथ साथ में हेल्थ केयर में डेटा एनालिसिस के होंगे NGS भी मीन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग DNA ऑन्कोलॉजी को जो जाके कैंसर को जाके जो हाँ हम स्पेसिफिक इनिशियली कैंसर को ही फोकस करेंगे ठीक है और साथ साथ में क्या कि प्रिसीजन हेल्थ के जो कि मेडिसिन इनोवेशन जो है उस पर हम काम कर रहे हैं ठीक है। इसमें ये होगा कि हम प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो अगर कोई भी उसमें कम्पीट करना चाहता है एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देना चाहता है उसको या उसमें रिसर्च करना चाहता है इंटर्न आके सब वो किए जा सकते और मेरे ख्याल में बहुत कम अरसे में हम ये सारे चीज़ हमारा वेबसाइट जब लॉन्च होगा तो उसमें डिटेल्स और मिल जाएंगे। जान भाई इट वाज अच्छा ग्रेट डिस्कशन, एंड पे कुछ बताएं, कुछ होप सब बात दें, कुछ होप दें किसी को कि कुछ हो सकता है, क्या बात की है। अच्छा स्पेसिफिकली टेक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो आजकल लोग कह रहे हैं कि AI आ गया तो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग सब कुछ AI करेगा, वो एक आजकल वो कहते हैं डेविन आ गया तो उसने सब कुछ प्रोग्रामर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप NVIDIA के CEO ने कह दिया था कि नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी अपनी लैंग्वेज होगी। तो मैं ये कहूँगा कि एक हद तक वो ठीक है लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स हमेशा चाहिए होते हैं, हर जनरेशन में चाहिए होता है, चाहे AI जिस लेवल पे भी चला जाए लेकिन जो ह्यूमन कैपेसिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और इनोवेट करने में AI उस तक मेरे ख्याल में हमारे लाइफ में तो शायद नहीं पहुंच जाएगी ठीक है। जो AGI की बात कर रहे हैं उस पर बहुत टाइम लगेगा और मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं उसके आप डेप्थ में चले जाएं। आप एक टेक्नीशियन होता है मतलब उसको चीज़ों का पता होता है ठीक है। टेक्नीशियंस में यही कहूँगा जो ChatGPT के थ्रू आजकल सब कुछ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ChatGPT अंदर किस तरह काम कर रहा है वो इंजीनियर्स होते हैं ठीक है, वो असल इनोवेटर्स होते हैं। जाहिर बात है वो हमेशा चाहिए होगा कि अगर आप ओपन AI का सिर्फ API यूज़ करना है लाइक टेक्नीशियन आप एक डेवलपर है लेकिन इंजीनियर है वो किस तरह बन रहा है इसके पीछे जा क्या मैथ्स यूज हुआ और क्या इंजीनियरिंग यूज हुआ है वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी डेप्थ लेवल की कोई प्रॉब्लम या कोई प्रोडक्ट या कोई टूल या प्लगइन कोई बनाना चाह रहे हैं तो आप को अपने स्किल्स एनालिटिकल स्किल्स और बेसिक जो मैथ्स होते हैं उस पर फोकस करें। आई थिंक इसके खौफ की वजह यह है वो शायद गलत फहमी भी है कि हमारे जब हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो इससे मुराद होता है कि समवन हु इज राइटिंग अ कोड शायद वो 5% ही है उसका जो सिंटैक्स है और जो आपने कोडिंग करनी है 95% तो पीछे जो है आपका वो तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है और वो सोल्यूशन है उसका कि वो आपने एल्गोरिज्म क्या बिल्ड किया हुआ है। तो ये तो AI नहीं कर सकता, ये तो इंसान ही करेगा फिल वक्त के जो कंटेम्प्रेरी हमारे पास AI है। तो हम लोग शायद कोडिंग को जो बंदा कोडिंग कर सकता है हम उस स्किल को जो है हम शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ बैठे हैं, शायद ये भी बड़ा मसला है। बिल्कुल यही हो रहा है जो आज के केस में यही करें जो कोडर है उसी को इंजीनियर, लेकिन कोडिंग बहुत 5 to 10% होता है,
उसके जो बैक में प्रोसेस होता है, उसके थॉट प्रोसेस होता है, उसको प्रॉब्लम को किस तरह नेविगेट करना है, उसका एक्सपीरियंस किस तरह बेहतर करना, उसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, मेन चीज़ यही होता है जो इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व कर। मेरे ख्याल में उनकी कमी हमेशा रहेगी और वो हमेशा चाहिए होते हैं और हमें मिलते भी नहीं हैं। ऐसे ही हम ढूंढते ही रहते हैं। वैसे ही। अगर आपके पास वो स्किल्स है तो हमेशा हम ढूंढते हैं ज़बरदस्त। और मिलते भी नहीं। चलें दोस्तों, एक बार बार बात होती है, हर रोज़ बात होती है कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं और पाकिस्तान बहुत पसमानदा है और मुसलमान बहुत पसमानदा है। तो ठीक है, हम पसमानदा हैं, हम साइंस में पीछे हैं, हम इनोवेशन में पीछे हैं। तो अगर हम भी सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि हम पीछे हैं तो फिर कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में मज़े की बात नहीं है। हमें जो अपना एक किरदार है वो अदा करना चाहिए। अगर हम साइंस से पीछे हैं तो हम थोड़ी सी मेहनत करके साइंस में आगे बढ़ जाएं। हम 10 कदम नहीं बढ़ पाएंगे, हम 1 कदम आगे बढ़ पाएंगे। तो बात वही है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो बस हमने अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जलाई है। तो बस अब देखते हैं ये शम्मा किस हद तक जो है वो रोशनी फैला सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे इन टच।